Okay, we are doing patient assessment है ना। क्लिनिकल असेसमेंट में कोई पेशेंट आता है हमारे पास, क्या क्या उससे हिस्ट्री लेंगे, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट किस तरह से देंगे, ये जरूरी है। कोई भी पेशेंट है, एक कॉमन पेशेंट है, सपोज कि लो बैक का पेशेंट है, वो आया हमारे पास। हम सबसे पहले उसका नाम, उम्र लिखते हैं, उसके बाद उससे हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री है आपकी। हिस्ट्री में सबसे पहले ये पूछते हैं, भाई ये तकलीफ कितने समय से है। अगर वो बताता है कि तकलीफ, कभी तो बोलता है कि सर ये पिछले 3 दिन से बढ़ रही है और पिछले 2 साल से है, तो 2 साल से पीछे का हिस्ट्री है तो वो पास्ट हिस्ट्री में आएगा, और अभी से है वो प्रेजेंट हिस्ट्री में आएगी। पास्ट हिस्ट्री का मतलब है कि कोई एक्सीडेंट टाइप का या कोई ऑपरेशन या कुछ और। प्रेजेंट हिस्ट्री में भी ये चीज़ आ सकती है, लेकिन उसका पेन का कारण क्या है या डिस्कम्फर्ट का कारण क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। उसके लिए असेसमेंट करना ज़रूरी होता है पेशेंट को, कि आप पेशेंट को असेस करें कि हिस्ट्री के साथ साथ में उसकी असेसमेंट मायने रखती है कि वो सही बोल रहा है कि नहीं। कभी कभार कुछ ऐसी पेन भी होती है जिसको फैंटम पेन बोलते हैं, कि वो पेन एग्जैक्टली नहीं है लेकिन उसे दिख रहा है, तो वो असेसमेंट कैसे हो जाता है। आप न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक असेसमेंट कर सकते हैं। सेकेंड आती है कि ये जो तकलीफ है आपकी कितनी पुरानी है। कभी क्रोनिक है, अक्यूट है, सब अक्यूट है। उसके बाद आती है उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो जरूरी है। उसके बाद आपको पेशेंट को ये देखना होता है कि पेशेंट का इस समय में जो पेनफुल एरिया है या जो टेंडर एरिया है या जो अफेक्टेड एरिया है, उसकी कलर, लोकल टेम्परेचर, है ना, कि सूजन है कि नहीं, उसकी कितनी रेडनेस है, कितना टेम्परेचर उसका है, लोकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है नहीं। लोकल टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि वो अक्यूट भी है ना। क्रोनिक के साथ साथ में अक्यूट भी है, ताकि क्योंकि उसमें सूजन स्टार्ट हो रही है। जैसे लोअर बैक का हमने लिया केस, और इसमें डिस्क भी इन्वॉल्व है, मसल टेंडन भी इन्वॉल्व है। तो इस केस में इम्पोर्टेंट ये है कि आप कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर करवाते हैं, जैसे एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन या एक्सरे, उसका रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बिना आप डायरेक्टली फिजिकल एग्जामिनेशन पर ना जाएं, ये जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करने होते, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन करने से ही हो सकता है उसकी पोजिशनिंग से ही उसकी तकलीफ बढ़ जाए। तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि इस पोजीशन में आप पेशेंट को नहीं डाल सकते, प्रोन में नहीं डाल सकते, सुपाइन में नहीं डाल सकते, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। उसके और भी तरीके होते हैं जो आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसको आप कैसे कोरिलेट करें। अब एक्सरे है तो कैसे कोरिलेट करें, तो एक्सरे देखना आना चाहिए, एमआरआई स्कैन को भी रीड करना आना चाहिए, या उसके रिपोर्ट्स बने होते हैं उसके हिसाब से पता होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें हैं साथ में। अब खुद की एक फिजियोथेरेपिस्ट का इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा काम क्या है कि वो खुद भी क्लिनिकल असेसमेंट कर लेता है, और वो एक तरह से कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्टर करेगा तो करेगा ही, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसे क्लिनिकल असेसमेंट कर ही लें और अपनी एक डायग्नोसिस हम लिखें साथ में, जो फिजियोथेरेपिस्ट करता है। और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी एक्सपीरियंस भी होते हैं और ये काम करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्लिनिक में देखने का बेनिफिट भी यही है कि हम पेशेंट को बता पाएँ कि हाँ जी आपकी तकलीफ कितनी है और ये क्यों है और ये कैसे ठीक हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं असेसमेंट में जो रूटीन में फॉलो नहीं करने चाहिए। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डायग्नोसिस से कोई मतलब नहीं होता। डायग्नोसिस का काम है, इम्पोर्टेंस है डॉक्टर के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। पेशेंट को तो ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसे ब्रीफ करना बहुत जरूरी है कि अगर आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपकी डिस्क के कारण से है, या डिस्क के कारण से प्रॉब्लम हुई वो नर्व तक गई तो नर्व की प्रॉब्लम है, मसल टीयर है, लिगामेंट टीयर है, बोन्स की प्रॉब्लम है। आप उसको एक्सप्लेन करो। ये असेसमेंट का भी एक पार्ट हो जाता है, साथ साथ में ट्रीटमेंट तो है। तो असेसमेंट करते समय बताना बहुत जरूरी है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। कॉमनली हम यहाँ पर नहीं पहुँचते, सीधा यहाँ पहुँचते हैं कि जी ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक अच्छी बात नहीं है कि आप सिर्फ ये बोलेंगे ठीक हो जाएगा। ये एक्सप्लेन कर दें कि आपकी ये तकलीफ है,
और ये तकलीफ इस तरह से ठीक होगी और इसमें इतना टाइम लगेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को अगर ना पता हो तो पेशेंट की कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, वो अपने खुद भी अपनी मेहनत नहीं कर पाता उस तरह से। लेकिन अगर बता दिया जाए कि हाँ ये इतने टाइम लगेगा तो वो अपने हिसाब से भी कोशिश करना शुरू कर देता है और बेहतर कोशिश करता है। ठीक है। और जनरल असेसमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप फिजियोथेरेपी में जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जरूर चेक करें कि एक जॉइंट में जो नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीटेड है या नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक टेस्ट हैं, वो जरूर परफॉर्म करें। पेशेंट किस तरह से चल रहा है, इवन कि वॉकिंग से ही पता चल जाता है कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है। पेशेंट के बैठने से पता चल जाता है कि पेशेंट का तकलीफ कितना है, इसका पोस्चर कैसा है। पेशेंट के बात करने से उसका साइकोलॉजिकली उसको समझ लेना चाहिए कि पेशेंट कितना फटीग है, डिप्रेशन में है या कोऑपरेटिव है, अनकोऑपरेटिव है। तो ये एक साइकोलॉजिकली भी उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पेशेंट कितना कॉन्फिडेंस में है कि उसको कितना बेहतरीन ढंग से पता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक हो सकती है, नहीं ठीक हो सकती है। इसमें काफ़ी हेल्प मिलता है आपको कि आप क्लिनिकल डायग्नोसिस करते समय ट्रीटमेंट को भी ध्यान में रखते हैं, है ना। क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट भी ये, क्योंकि 1-to-1 हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और एक दिन 2 दिन के लिए नहीं देते, मोर देन 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज और 10 डेज और 20 डेज देते हैं। तो पेशेंट का हमारे साथ में कनेक्शन बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस लें ताकि आपको वो सारी चीज़ें बता पाए जो कभी कभार चाहकर नहीं बताता। ठीक है। असेसमेंट में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी किसी पेशेंट को कॉच पर आप लेटाते हैं, सपोज कि सुपाइन पोजिशन में लेटाया आपने, तो सारी एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस, मूवमेंट उसका सुपाइन लेइंग पोजीशन में ही हो जाना चाहिए। आप उसको ये नहीं कि एक मूवमेंट को सुपाइन में करें, फिर दूसरे मूवमेंट को प्रोन में करें, फिर तीसरे मूवमेंट को आप साइड लाइन करें। नहीं, आप उसे सुपाइन में सारी मूवमेंट चेक करें, प्रोन में सारी मूवमेंट चेक करें, फिर साइड में सारी मूवमेंट चेक करें। अगर बैठा कर कोई मूवमेंट चेक करनी है तो बैठा करके ही करें, ये नहीं पहले बैठा दें फिर लेटाएं फिर से उठा दें। ये उसके पेशेंट के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में होगी हम जो फॉलो करते हैं। मेल और फीमेल का विशेष ध्यान रखें एग्जामिनेशन में कि अगर फीमेल पेशेंट है तो जो मेडिकल प्रोटोकॉल है कि उसमें आप कोशिश करें कि पेशेंट का कोई ना कोई अटेंडेंट या उसके साथ वाला उसके साथ में ही हो। अगर नहीं है तो आप अपने फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट को उसके साथ में रखें, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके साथ में शेयर किया जाए, वो फीमेल को अच्छे से शेयर करते हैं। मेल के केस में आप जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप उसके गारमेंट्स, कपड़े, क्लॉथ हटाते हैं तो उससे पूछ कर हटाएं। अगर वो बोलता है नहीं हटाना है तो नहीं हटाएं, फिर वो उसके केस में। ये एक एग्जामिनेशन का पार्ट है जिसका विशेष ख्याल रखना है। फीमेल के केस में तो स्पेशली ध्यान रखना है कि फीमेल्स को जब तक ना बोले तब तक कपड़े नहीं हटाने, इवन कि ऊपर बाहर के कपड़े भी नहीं हटाए, और कोशिश करें कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन, ये विशेष ख्याल रखना है ना। जब सारी एग्जामिनेशन आपकी असेसमेंट हो जाए तो अब आती है असेसमेंट का ही एक पार्ट है कि आप किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे ट्रीटमेंट को। तो यहाँ तक जब आप आ जाते हैं कि हाँ एक ट्रीटमेंट हमने प्लान कर दिया आपका, तब जाकर के पेशेंट को आप ट्रीटमेंट के लिए रेडी करें, उनके सारे प्रोटोकॉल बता दें कि आपको क्या करना है, हमने क्या करना है। ठीक है। और कोई भी तकलीफ होती है इन बिटवीन ट्रीटमेंट देते समय तो आप बताएं, और जनरली बताएं, उतना ही बताएं जितनी तकलीफ है। ये नहीं कि तकलीफ ज़्यादा है तो कम बताएं या कम है तो ज़्यादा बताएं। तो कई बार पेशेंट इस पर भी आ जाता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती उससे कि क्या करें या कितना करें। ठीक है। कुछ ऐसी हिस्ट्री टेकिंग होती है जो हमें ध्यान रखना होता है, पेशेंट उसको ज़्यादा या कम भी बुक कर देता है, तो वो हमें ध्यान रखनी है। लाइक पुरानी हिस्ट्री कोई पता नहीं उनको, तो पुरानी हिस्ट्री अगर नहीं पता है तो उसको छोड़ दें, उसके फैमिली मेम्बर से पूछ लें, या फिर अगर फैमिली मेम्बर को नहीं पता तो उसको रहने दें, क्योंकि आपके सामने में पेशेंट बैठा हुआ है तो वही एक सब्जेक्ट है जो आपको दिख रहा है। एग्जामिनेशन करने से पता चल जाएगा कि इसमें एक्सरे में पता चल जाएगा, अगर कोई अंदर में चीज़ें खराब है तो एक्सरे में दिख जाती है, कभी नहीं छोड़ती। ठीक है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, ये हमारे डायग्नोसिस का एक पार्ट भी है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। लाइक कि हमारे लिए कैल्शियम का
सीरम कैल्शियम हो या कोई डेक्सा टेस्ट हो या फिर विटामिन D3 हो, विटामिन ई हो, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर चीज़ें ये सब कम है तो फिजियोथेरेपी में फिर उन चीज़ों को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव नहीं है ना। कोई पेशेंट साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड है तो उसको जरूर रेफर करें या बोलें कि भाई उसके फैमिली मेम्बर को कि आप इनको बाकी डिपार्टमेंट में भी दिखाएं। पेशेंट को रेफर भी कर सकते हैं आप या रेफर करें, लेकिन अनवांटेड रेफर ना करें कि आप जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भेज दिया या जिसको ज़रूरत थी उसको हमने नहीं भेजा। तो रेफरल का अच्छा सिस्टम है, तो रेफरल को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट जनरल क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके।